अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के KMU के पास्ट इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को गौर से सुने और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। MCQs जो है बहुत बेसिक MCQs है और बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs है। सो इसलिए आप लोगों को जो है चाहिए कि इसको गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि एग्जामिनेशन में फिर आपको आसानी हो। सो डियर स्टूडेंट, MCQs को डिस्कस करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास BSN 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के MCQs मौजूद है, जिसमें पहला MCQs हमारे पास है। कहते हैं कि देयर आर डैश स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अगर आपको याद हो तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के हवाले से मैंने आपको कहा था कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने डेमोग्राफी में जो चेंजेस आए हुए होते हैं एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, तो उस ख़ास टाइम पीरियड के दौरान जो चेंजेस आए हुए होते हैं तो उस चेंजेस को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और बेसिकली चेंजेस को मेजर करने के लिए हमारे पास जो इंडिकेटर होते हैं वो बेसिकली 2 या 3 होते हैं, जिसमें एक हम मोर्टेलिटी रेट को देखते हैं और एक जो है बर्थ रेट को हम क्या करते हैं, देखते हैं। सो बर्थ रेट एंड मोर्टेलिटी रेट जो है ये हमारे पास 2 बेसिक इंडिकेटर है जिसके ज़रिए हम किसी भी पॉपुलेशन में जो चेंजेस आती है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इस 2 पैरामीटर के ज़रिए। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बेसिकली हमारे पास कितने स्टेजेस होते हैं, हमारे पास बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो कि हमारे साथ प्री इंडस्ट्रियल स्टेज होता है, जिसमें जो बर्थ रेट और मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। इसी तरह से हमारे साथ जो दूसरा स्टेज है उसको हम इंडस्ट्रियल स्टेज कहते हैं। इंडस्ट्रियल स्टेज में क्या होता है, इंडस्ट्रियल स्टेज में बर्थ रेट उसी तरह से हाई होता है, लेकिन ड्यू टू हेल्थ केयर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से जो इलिटरेसी है उसमें बेहतरी आने की वजह से लोग जो है क्या हो जाते हैं, लोग जो है उनमें शऊर पैदा हो जाती है, वो अपने साफ़ सुथराई खाने पीने का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि लोग फिर ज़्यादा बीमार नहीं होते। जब ज़्यादा बीमार नहीं होंगे तो मोर्टेलिटी रेट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। सो इसी तरह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। फिर इसके बाद आपके पास तीसरा स्टेज आता है। तीसरे स्टेज में जो बर्थ रेट है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि मोर्टेलिटी रेट वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू एडवांसमेंट इन मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी तरह से जो आपके पास लास्ट स्टेज आता है तो इसमें क्या होता है, इसमें बर्थ रेट ये इंतहाई डिक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। सो मोर्टेलिटी रेट के डिक्रीज़ होने के साथ साथ बर्थ रेट इंतहाई डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन उस पॉपुलेशन की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंतहाई स्लो हो जाती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि हमारे पास जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के चेंजेस है वो कितने हैं, जो स्टेजेस है वो कितने स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs नंबर 2 में कहते हैं कि द फैक्टर डिटरमाइन मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। कहते हैं वो कौन से फैक्टर है जिसके ज़रिए हम मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। मोर्टेलिटी आपको पता है डेथ रेट को कहते हैं, ठीक है, जबकि मोर्बिडिटी ये डिजीज़ रेट को कहते हैं कि एक कम्युनिटी, एक पॉपुलेशन में जो बीमार लोग हैं तो उनसे कितने दूसरे लोग जो है वो मुतासिर हो रहे हैं और कितने फ्रीक्वेंसी के साथ वो लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो इसको हम मोर्बिडिटी कहते हैं। तो कहते हैं कि मंदरजा झेल में से हमारे साथ वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए हम मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी को मालूम कर सकते हैं, सिवाय एक के, जो कि मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन
नहीं देती। तो पुअर सैनिटेशन अगर हो तो ज़ाहिरी बात है इससे भी बीमारियां पैदा होगी, लोग जो है बीमार होंगे और मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी दोनों जो है हम इससे मालूम कर सकते हैं। अनहाइजीनिक वाटर सप्लाई, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है तो वाटर बोर्न डिजीज़ जो है वो पैदा होंगे, जिसकी वजह से मोर्टिलिटी भी होगी और मॉर्बिडिटी भी होगी। इसी तरह से इनएडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल रहे लोगों तक, ठीक है, लोगों तक जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो आसान नहीं है, जिसकी वजह से लोग बीमार होंगे, उनकी केयर नहीं होगी, उनकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, तो इस वजह से डिजीज़ रेशो जो है वो भी इंक्रीज़ होगा और मोर्टिलिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। लास्ट में हमारे पास आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। ज़ाहिरी बात है जब आप प्रॉपरली न्यूट्रिटेड होते हैं, ठीक है, आप में बॉडी की जो ग़िज़ाई ताकत होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है, वो बराबर होती है, तो फिर आप ठीक होते हैं, आप बीमार नहीं होते। सो हमारे साथ इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है तो वो क्या आएगा, वो ऑप्शन डी आएगा। कौन सा, प्रॉपर न्यूट्रिशन। ये आपके पास वो एक फैक्टर नहीं है जिसके ज़रिए आप मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी को मालूम कर सकते हैं। MCQs 3 में कहते हैं कि an epidemic that become unusual, widespread and even global in its global in its reach is referred as, कहते हैं कि वो एपिडेमिक जो कि एकदम से अचानक से जो है वो फैल जाए और अचानक से वो पूरी दुनिया को अपने गिर्द अपनी जो है जद में ले लेती है, तो इस तरह की जो एपिडेमिक होती है इसको हम क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं, हाइपर इंडेमिक कहते हैं, स्पाइनिश फ्लू कहते हैं, या बोथ ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 3 में हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, इसको हम पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। MCQs 4 में कहते हैं द फर्स्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द हेल्थ सिस्टम इस कार्ड, कहते हैं कि पहली दफ़ा जब कोई पेशेंट जो है वो क्या कर रहा होता है, जाता है अपने केयर के लिए, तो जिसकी हेल्थ केयर सिस्टम की तरफ वो जाता है, ठीक है, तो इनका जो पहली दफ़ा इंटरेक्शन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे, सेकेंडरी हेल्थ केयर कहेंगे, या टर्शियरी हेल्थ केयर कहेंगे, इसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे, ठीक है। MCQs 5 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द गोल्स ऑफ कम्प्रिहेंसिव अप्रोचेस, कहते हैं मंदरजा झेल में से हमारे पास कौन सा जो है कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस के गोल्स में नहीं आता। कंप्रिहेंसिव प्रोसेस किसे कहते हैं, कंप्रिहेंसिव प्रोसेस से मुराद ये है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम तमाम चीज़ों का, लोगों के, पब्लिक के तमाम नीड्स का हम क्या करते हैं, ख्याल रखते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हुए, उसको कंसीडर करते हुए उन नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम कंप्रिहेंसिव कहते हैं, ठीक है। सो मंदरजा झेल में से हमारे साथ कौन सा जो ऑप्शन जो है वो गोल्स ऑफ कंप्रिहेंसिव अप्रोच में नहीं आता। तो सपोर्ट ऑप्शन ए को अगर देखें, सपोर्ट दोज हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस पुअर हेल्थ, जो लोग ऑलरेडी पुअर हेल्थ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ये आता है। टू प्रोमोट हेल्थ एंड वेलनेस, हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करने के लिए हम काम करेंगे, तो ये भी कंप्रिहेंसिव अप्रोच में आता है। टू प्रिवेंट स्पेसिफिक डिजीज़, ख़ास बीमारियों से हम लोगों को क्या करेंगे, प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी कंप्रिहेंसिव में आता है। टू प्रोवाइड केमिकल हैज़र्ड, केमिकल हैज़र्ड हम नहीं देंगे, केमिकल हैज़र्ड प्रोवाइड करने से मुराद ये है कि आप उनको खुद अपने हाथों से बीमार कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन डी जो है ये क्या है, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसी तरह से अगर आप MCQ 6 को देखें तो MCQ 6 में कहते हैं कि द कंपोनेंट ऑफ CSH प्रोग्राम इज, CHS प्रोग्राम से क्या मुराद है, सेंट्रल स्कूल हेल्थ, इस तरह से आता है, या कंट्रोल ऑफ स्कूल हेल्थ, या इस तरह से कोई टर्म आता है, आप इसको सर्च करके फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो इस प्रोग्राम का कि कंपोनेंट मंदरजा झेल में से कौन सा कंपोनेंट आता है, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम क्या करते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल हेल्थ इंस्ट्रक्शन देते हैं स्कूल्स, इन स्कूल फैमिलीज़ में, ठीक है, मतलब स्कूल में जो बच्चे होते हैं। इसके अलावा सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टूडेंट एंड फैमिलीज़
टू प्रोवाइड हेल्दी फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है एमसीक्यूज नंबर 6 में, तो वो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, मतलब ऑल ऑफ द अबव। ये सारे काम जो है हम CSH प्रोग्राम में करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एमसीक्यूज नंबर 7 आपके पास मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का क्या मतलब है। फिजिकल एजुकेशन का क्या मतलब है, इसको आपने समझना है। फिजिकल एजुकेशन से मुराद ये है कि आप लोगों को क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं अपने फिजिक्स के बारे में, कि किस तरह से वो अपनी फिजिकल बॉडी को मेंटेन रख सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को मोटापे से जो है बचा के रख सकते हैं, किस तरह से वो अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं फिजिकली। तो इसको कहते हैं फिजिकल एजुकेशन। सो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो है ऑप्शन बी, मतलब एजुकेशन अबाउट फिजिकल फिटनेस के हवाले से आप लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को एक्सरसाइज के हवाले से बताते हैं, उसके फ़ायदों के हवाले से आप उनको बताते हैं। तो इसको कहते हैं एजुकेशन अबाउट फिजिकल फिटनेस, ठीक है। फिर आपके पास MCQs 8 है। MCQs 8 में क्या कहते हैं? देखिए, MCQs 8 में कहते हैं कि अ डिज़ीज़ वेक्टर इज़ एन। कहते हैं कि डिज़ीज़ वेक्टर किसे कहते हैं? डिज़ीज़ वेक्टर से मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से डिज़ीज़ को कैरी करके दूसरे हेल्दी इंडिविजुअल को क्या करती है? उसमें इंजेक्ट करके उसको मुतासिर करती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ वेक्टर्स कहते हैं, जो कि डिजीज़ को क्या करते हैं? स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा कि ऑर्गेनिज्म दे ट्रांसमिट्स अ डिजीज़, वो ऑर्गेनिज्म चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, या मैक्रो हो, जो कि क्या करती हो? जो कि डिजीज़ को एक इंडिविजुअल से कैरी करके दूसरे इंडिविजुअल में इंजेक्ट करके उन हेल्दी लोगों को क्या करती है? मुतासिर करती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? डिजीज़ वेक्टर कहते हैं। MCQs नंबर 9 को अगर आप देखें, MCQs 9 में कहते हैं कि एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल who has all of the sign and symptoms of a disease or condition yet has not been diagnosed as having a disease or has the cause of the symptoms connected to a suspected pathogen, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंक्यूबेटरी कैरियर कहेंगे, सस्पेक्ट केस कहेंगे, या कन्वल्सेंट कैरियर कहेंगे, या प्राइमरी केस कहेंगे। कहते हैं कि एक बंदा है या ग्रुप पर मुश्तमिल लोग हैं जिनमें एक ख़ास बीमारी या कंडीशन के हवाले से जो है तमाम साइन सिम्टम उनमें मौजूद है, लेकिन उसको अभी तक जो है डायग्नोज नहीं किया गया है कि ये हाँ वाकई में वो डिज़ीज़ है, ठीक है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं इसको हम क्या कहेंगे? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास MCQs नंबर 9 में क्या आएगा? सस्पेक्टेड केस आएगा, मतलब वो अभी फ़िलहाल रिस्क में है, मतलब बीमारी उनमें मौजूद है लेकिन अभी तक वो डायग्नोज नहीं हुई है, ठीक है। उस बीमारी के साइन सिम्टम मौजूद है लेकिन अभी तक उसकी डायग्नोसिस नहीं हुई है। तो ऐसे केसेस को हम सस्पेक्टेड केसेस कहते हैं, मतलब जिसके होने का अंदेशा हो या चांसेस हो। फिर MCQs नंबर 10 को अगर आप देखें तो कहते हैं कि ह्यूमन और एनिमल दैट इज ससेप्टेबल टू अ डिजीज, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर वर्कर, पेशेंट, अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल। तो इनको हम क्या कहेंगे? केस कहेंगे, पैथोजन कहेंगे, होस्ट कहेंगे, या फॉर्मेट कहेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 10 में आपके पास सी आएगा, इसको हम होस्ट कहेंगे, ठीक है, होस्ट कहेंगे। मतलब कोई भी बंदा हो या जानवर हो जिनको बीमारी के होने का अंदेशा हो, जिनमें बीमारी के होने के चांसेस हो, तो ऐसे ह्यूमन या एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे, ठीक है। MCQs नंबर 11 में कहते हैं कि द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन मीटिंग इन ओटावा हेल्ड इन कब हुई थी? 1920 में हुई थी, 1946 में हुई थी, 1986 में हुई थी, या 2000 में हुई थी? तो 1986 में हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्थ प्रमोशन के हवाले से 1986 में हुई थी। तो आप लोगों ने इस डेट को क्या करना है? याद रखना है। MCQs 12 में कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वन आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ हेल्थ प्रमोशन। कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मंदरजा झेल में से कौन सा जो है ये हमारे पास हेल्थ प्रमोशन में नहीं आता?
इक्विटी या प्रिवेंट एब्सेंटिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 12 में आपके पास कौन सा आएगा? ऑप्शन डी आएगा, प्रिवेंट एब्सेंटिज्म। इससे हम क्या करेंगे, ये आपके पास हेल्थ प्रमोशन में नहीं आता, ठीक है। एमसीक्यूज 13 में कहता है कि विच वन आर नॉट द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन। मंदरजा झेल में से कौन सा ऑप्शन जो है ये आपके हेल्थ प्रमोशन की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। प्रॉपर न्यूट्रिशन ये करती है, प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम ये भी है, कन्वीनियंट टू हेल्थ केयर ये भी है, लेकिन ऑप्शन बी ओबेसिटी जो है ये आपके पास नहीं आता। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑप्शन बी है। MCQs 14 आपके पास मौजूद है जिसमें कहते हैं अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल वैल्यू फॉर हेल्थ प्रमोशन एक्सेप्ट। मंदरजा झेल में से हमारे पास दिए गए ऑप्शन जो है ये हेल्थ प्रमोशन के लिए अप्रोप्रिएट फैक्टर है जिसको हमने कंसीडर करना है सिवाय एक के। सो सेल्फ रियलाइजेशन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बंदा जो है अपने आप को जाने, अपनी अहमियत को जाने, ठीक है। सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनके अपने जो इरादे हैं, उनके अपने जो क्या कहते हैं मोटिवेशन है उसको वो जाने। ऑप्शन सी फेयरनेस, ऑप्शन डी सेल्फ डेवलपमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास MCQs नंबर 14 में क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। फेयरनेस के अलावा जो है आपके पास बाकी 3 जो ऑप्शन है ये आपके हेल्थ प्रमोशन के वैल्यूज़ में आता है जिसको हमने क्या करना है? इम्पोर्टेंस देना है। MCQs 15 में कहते हैं टॉक्सिसिटी किसे कहते हैं? टॉक्सिसिटी इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, is a measure of how dangerous a chemical is, anything in the environment that can hurt you or make you sick, या none of the above। टॉक्सिसिटी हम किसे कहते हैं? टॉक्सिसिटी से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ जिसकी वजह से आप जो है ख़तरे में पड़ सकते हैं, ठीक है, या एक ऐसी चीज़ जो कि अगर आपके पास हो और आप उसको जो है मतलब उसकी आप ख्याल ना रखें, ठीक है, तो उसकी वजह से आप ख़तरे में पड़ जाए तो इसको हम टॉक्सिसिटी कहेंगे। तो MCQs 15 में आपके पास क्या आएगा? MCQs 15 में आपके पास ऑप्शन बी आएगा। टॉक्सिसिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ डेंजरस अ केमिकल इज़, कि एक केमिकल जो है वो कितना ख़तरनाक है, तो इसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है। MCQ 16 में कहते हैं डिजीज़ दैट आर काज बाय वाटर पोल्यूशन एक्सेप्ट। वो बीमारियां जो कि पानी की आलूदगी की वजह से काज होती है तो वो कौन सी है सिवाय एक के? कहते हैं मंदरजा झेल में से ये सारी बीमारियां जो है पानी की आलूदगी की वजह से काज होती है सिवाय एक के जो कि पानी की आलूदगी की वजह से काज नहीं होती। तो कोलेरा ये भी वाटर बोर्न डिजीज़ है, डायरिया ये भी वाटर बोर्न डिजीज़ है, हेपेटाइटिस ए अगर आप देखें, या HIV जो है ये आपके पास वाटर बोर्न डिसऑर्डर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा, ठीक है। बाकी कोलेरा हो गई, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस ए हो गए, ये गंदा पानी पीने की वजह से आपको जो है ये बीमारियां लग सकती है। MCQ 17 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि अस्थमा काज फ्रॉम, अस्थमा किस चीज़ की वजह से काज होती है? अस्थमा आप सब लोग जानते हैं ये वो डिसऑर्डर होता है, लंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होती है? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ज़्यादातर लोगों को होती है। तो ये वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, या नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी में आपके पास ऑप्शन बी आएगा, ये एयर पोल्यूशन है, ठीक है। MCQs 18 में कहते हैं डैश इज़ द अमाउंट ऑफ अ हैज़र्ड दैट एक्चुअली एंटर योर बॉडी इज कॉल्ड। कहते हैं कि किसी भी चीज़ की वो अमाउंट जो कि आपके बॉडी में एंटर हो जाए और वो आपको नुकसान पहुंचाए, आपको जो है तकलीफ़ दे, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम डोज इज़ द अमाउंट ऑफ हैज़र्ड दैट एक्चुअली एंटर यूर बॉडी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। MCQs 19 डैश इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन। तो इसमें हमारे साथ क्या आएगा? ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, या सोशल हेल्थ।
डैश इज़ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन। तो MCQs 19 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ऑक्यूपेशनल हेल्थ आएगी। ऑक्यूपेशनल हेल्थ से मुराद ये है कि आप फिजिकली मेंटली एंड सोशली क्या हो, बिल्कुल वेल हो अपना काम करते हुए, ठीक है। MCQs 20 आपके पास मौजूद है। कहते हैं कि डैश इज़ द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ टू क्वांटिटीज़ और अ कंपैरिजन ऑफ एनी टू वैल्यूज़ इज कॉल्ड रेशो, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। MCQs 21 में कहते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ द मेन इन द एनेज, मतलब NAHES नेज फॉलो अप स्टडी हु वर डायबिटिक नोमिनेटर, मतलब नोमिनेटर आपके पास कितने हैं, 189 है डायबिटिक मैन। एंड डिनोमिनेटर मतलब टोटल पॉपुलेशन आपके पास कितनी है, 189 प्लस 3135। तो इसको जब आप क्या करेंगे, 189 को जब आप 3340 के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी, ठीक है, उसको आप 100% पर क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास प्रोपोर्शन में आंसर आ जाएगा। तो MCQs 21 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, ऑप्शन ए है, मतलब 5.66% जो है आपके पास क्या है, डायबिटिक मैन है। MCQs 22 में कहते हैं डैश इज़ अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी with which an event occurred in a defined population over a specific period of time। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जहाँ पर भी आपके पास टाइम का जिक्र आए तो इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या है, रेट है। तो ऑप्शन बी इसमें MCQs 22 में आपके पास ऑप्शन बी जो है करेक्ट आएगा। MCQs 23 में कहते हैं प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट डेवलप इलनेस ड्यूरिंग एन आउटब्रेक। तो इसको हम क्या कहेंगे, एन आउटब्रेक के दौरान हमारे पास कितनी परसेंटेज में पॉपुलेशन जो है उनमें इलनेस डेवलप होंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, अटैक रेट कहते हैं, या न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ आएगा, अटैक रेट, ठीक है, अटैक रेट। MCQs 24 70 influenza case patient in March 2005 reported in country तुर्की is an example of। ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, ये आपके पास प्रिवेलेंस रेट की एग्जांपल है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पहले से मतलब वहाँ पर जो है डिज़ीज़ जो है वो मौजूद थी, 70 इन्फ्लुएंजा केस पेशेंट जो है वहाँ पर मौजूद थे। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs 24 में, तो ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। MCQs 25 में कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वाइटल इवेंट एक्सेप्ट, मंदरजा झेल में से तमाम हमारे पास वाइटल इवेंट है सिवाय एक के। डेथ ये भी आपके वाइटल इवेंट में आता है, मैरिज ये भी आता है, बर्थ ये भी आता है, जबकि इंगेजमेंट ये आपके पास वाइटल इवेंट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। MCQs 26 विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सोर्स ऑफ वाइटल इंफॉर्मेशन, मंदरजा झेल में से कौन सा जो है ये वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का सोर्स नहीं है, जरिया नहीं है। सेंसिस मतलब जो मरदमशुमारी हम करते हैं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड ये भी वाइटल इंफॉर्मेशन का सोर्स है। डिजीज़ रजिस्टर्ड या ऑप्शन सी आपके पास है स्कूल रिकॉर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 26 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। स्कूल रिकॉर्ड जो है ये वाइटल इंफॉर्मेशन का सोर्स, इसको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। MCQs 27 में कहते हैं केस ऑफ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एक्सेप्ट काज ऑफ अंडर 5 मतलब 5 साल से कम उम्र के जो मोर्टेलिटी रेट होती है, ठीक है। तो इसके काजिल में हमारे पास मंदरजा झेल आते हैं सिवाय एक के, मीजल्स, डायरिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड ऑप्शन डी ओबेसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 27 में आपके पास क्या आएगा, ओबेसिटी आएगी। ओबेसिटी जो है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 5 साल की कम उम्र के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी रेट के काजेज में नहीं आता, ठीक है। MCQs 28 में कहते हैं कि पुअर्टी ये आपके पास क्या है, सोशल एजेंट है, मैकेनिकल एजेंट है, या बोथ ए बी या फिजिकल एजेंट है। पुअर्टी जो है ये असल में आपके पास क्या है, ये आपके पास सोशल एजेंट में आता है, ठीक है, माशरती एजेंट है ये आपके पास।
MCQs 29 में कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन अ होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्टिविटी, टॉक्सिसिटी, पैथोजेनिसिटी या वायरुलेंस। तो किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट की वो सलाहियत जिसमें उनमें ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो एक ससेप्टेबल होस्ट पर अटैक करे और फिर उसमें अपनी तादाद को जो है वो क्या करे, बढ़ाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्फेक्टिविटी कहेंगे, टॉक्सिसिटी कहेंगे, पैथोजेनिसिटी कहेंगे या वायरुलेंस कहेंगे। तो इसको हम इन्फेक्टिविटी कहेंगे। ठीक है। MCQs 30 हमारे पास मौजूद है जिसमें कहते हैं आफ्टर द डिजीज़ पैथोलॉजिकल चेंजेस देन अकर विदाउट द इंडिविजुअल बीइंग अवेयर ऑफ देम। तो इसको हम क्या कहेंगे, पैथोजेनिसिटी कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे, सब क्लिनिकल डिजीज़ कहेंगे या नॉन ऑफ द अबव। कहते हैं कि जब डिज़ीज़ अकर हो जाती है तो डिज़ीज़ के स्टार्ट होने के बाद पैथोलॉजिकली चेंजेस जो है उस बंदे में शुरू हो जाती है और वो बंदा जो है उससे ख़बर नहीं होता, उसको पता भी नहीं होता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। ठीक है। तो इसको हम पैथोजेनिसिटी कहेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे या सब क्लिनिकल डिजीज़ कहेंगे। तो इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ क्या आएगा, सॉरी ऑप्शन सी हमारे साथ इसमें क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सब क्लिनिकल। सब क्लिनिकल में मतलब डिजीज़ प्रोसेस तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है लेकिन उसके साइन सिम्टम अभी तक नुमाया नहीं हुए हैं, जबकि क्लिनिकल स्टेज में फिर वो साइन सिम्टम भी नुमाया हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की कुछ केम्यू के पास्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये MCQs पसंद आए होंगे और इसकी समझ भी आप स्टूडेंट्स को आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।